हेलो स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन का हमारा ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने एल्केन स्टार्ट किया था और हम जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स पढ़ रहे थे। इसमें हमने दो मेथड पढ़ लिए थे। फर्स्ट मेथड में हमने पढ़ा था हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स और सेकंड मेथड में हमने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स फ्रॉम एल्काइल हैलाइड और थर्ड मेथड हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हेडिंग लिख लो, थर्ड नंबर डाल के हेडिंग लिखो, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड से हम एल्केन का प्रिपरेशन तीन मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट आपका रिडक्शन बाय HI रेड फॉस्फोरस, सेकंड है बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड थर्ड इज बाय कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप एक काम करना, सबसे पहले इस रिएक्शन पे ही लिख लो वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे फर्स्ट पॉइंट आपका यही है, रिएक्शन पे लिख दो वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें ना तीनों को वन बाय वन पढ़ लेंगे। तो पहली हेडिंग डाल लो बाय रिडक्शन बाय HI रेड फास्फोरस। ठीक, और इसमें आपने कल ही पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में कि COH ग्रुप अगर आपको दिया गया है, एसिड ग्रुप अगर आपको दे दिया जाए और उसकी रिएक्शन HI रेड फास्फोरस के साथ अगर करवाई जाती है तो सीधा आप क्या लिख दोगे, COH को CH3 में चेंज कर दोगे। याद है? ठीक, जैसे मान लीजिए यहां पे ये क्वेश्चन दे दिया आपको CH3 CH2 COOH और यहां पे दे दिया HI रेड फास्फोरस के साथ रिएक्शन, तो COH ग्रुप का क्या बना दोगे, CH3 बन गया। प्रोपेनोइक एसिड से प्रोपेन बन गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड मेथड कौन सा आता है, बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, डीकार्बोक्सिलेशन। अब देखना, यहां ध्यान से समझना। अब देखो क्या होगा, यहां पे अगर RCOH की रिएक्शन किसके साथ करवाई जाए, NaOH के साथ करवाई जाए, ऐसे दे दे NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, या सीधा लिख के दे दे सोडा लाइम, ऐसे भी लिख के दे सकता है सोडा लाइम। ठीक, तो क्या कर दोगे आप, यहां पे CO2 गायब कर देना और RH बना देना। समझ आ रही बात? और यहां पे क्या बन जाएगा, Na2CO3। कोई डाउट है क्या? ठीक, एक्चुअली में रिएक्शन कैसे होती है, पहले RCOOH जो है ना किसके साथ रिएक्शन करता है, NaOH के साथ रिएक्शन करता है। चलो वो तो हम मैकेनिज्म में देख ही लेंगे। आप एक काम करो, यहां पे सीधा लिखना सीखो। कैसे लिखेंगे, देखो यहां पे क्या लिखना आपको, अगर आपको ऐसा दे दिया जाए यहां पे NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड या सोडा लाइम लिख के दे दे, तो इसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, H में। COOH किस में कन्वर्ट हो गया, सीधा H में। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे को ये दे दिया जाए CH3 COOH, इसकी रिएक्शन सोडा लाइम के साथ दे दी, ऐसे सोडा लाइम लिख के दे दिया, तो मैं क्या करूंगा, CO2 गायब कर दूंगा, क्या बना दूंगा, CH4। समझ आया कि नहीं यार? तो ऐसे क्वेश्चंस करने हैं। अब देखो नेक्स्ट इसमें हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए इसमें एक दो क्वेश्चन करते हैं और करते हैं। देखो जैसे मान लीजिए यहां पे एक क्वेश्चन आपको ऐसा दे दिया, दिस इज प्रोपेनोइक एसिड। ठीक, और इसकी रिएक्शन दे दी सोडा लाइम के साथ। ठीक, NaOH कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, तो क्या लिखोगे, ये लिख दोगे आप COH ग्रुप की जगह क्या लगा दोगे, H लगा दोगे। ठीक, देखो एक कार्बन कम हो रही है, यहां पे नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। ठीक, नंबर ऑफ कार्बन कम हुआ है। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? या ऐसे लिख दो, यहां पे अगर N कार्बन थे, यहां पे N कार्बन थे तो यहां पे N-1 कार्बन है इस एल्केन पार्ट में। ठीक, ऐसे लिखना आपको। अब देखो यहां पे अगर मैं HI रेड फास्फोरस के साथ इसकी रिएक्शन करवा देता तो क्या होता, COH का क्या बन जाता, CH3। वहां पे बना इथेन, यहां बना प्रोपेन। डिफरेंस समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट देखो, ऐसे ही मान लीजिए अपने को आइसोब्यूटारिक एसिड दे दे, ये आइसोब्यूटारिक एसिड है, इसकी रिएक्शन करवाई गई किसके साथ, सोडा लाइम के साथ, ऐसे लिख के दे दिया NaOH कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, तो क्या बनेगा, COH हटाओ H लगाओ, प्रोपेन बन जाएगा। और यहीं पे सेम रिएक्शन अगर HI रेड फास्फोरस के साथ दे दी जाए तो क्या करोगे भाई, क्या बन जाएगा, ये आपका आइसोब्यूटेन बन जाएगा, COH का CH3 बन जाएगा। समझ आया कि नहीं यार? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, इतना लिखा।
अब देखो क्वेश्चन ये आता है कि हम यहां पे कैल्शियम ऑक्साइड क्यों यूज कर रहे हैं, है ना, है ना। अच्छा देखो, वाई कैल्शियम ऑक्साइड CaO इज यूज्ड इन डीकार्बोक्सिलेशन। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए क्वेश्चन की फॉर्मेट में लिखवा रहा हूं। ठीक, देखो होता क्या है, इस रिएक्शन में जो NaOH हमने यूज किया ना, ये हाइग्रोस्कोपिक होता है और ये क्या करता है, जो आपका एयर है ना, एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता रहता है। बात समझ में आ रही है, एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, तो इसलिए हम यहां पे कैल्शियम ऑक्साइड को एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करते हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर यहां पे हमने कैल्शियम ऑक्साइड एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज किया है, हमने यहां पे H2SO4 क्यों नहीं यूज किया, P2O5 क्यों नहीं यूज किया? बिकॉज दे आर एसिडिक इन नेचर, वो एसिडिक होते हैं, वो क्या करेंगे, NaOH बेसिक है उसके साथ रिएक्शन कर जाएंगे, इसलिए नहीं किया। और NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड दोनों बेसिक आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे। बात समझ में आई? तो इसमें लिख लो आंसर क्या है इसका, बिकॉज NaOH इज हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक। ठीक, ब्रैकेट में लिख सकते हैं एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर। ठीक, समझ आ, बिकॉज NaOH इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। ठीक, सो कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है भाई, समझ आया कि नहीं आया? अब देखो आपको इतना लिखना है, फिर नेक्स्ट पेज पे हम इसका मैकेनिज्म समझेंगे। और ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैल्शियम ऑक्साइड क्यों यूज किया जाता है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है, बिकॉज NaOH इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, वो एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता रहता है, तो उसको डिहाइड्रेट करने के लिए हम कैल्शियम ऑक्साइड यहां पे यूज करते हैं। इसको लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखो और एग्जांपल्स करते हैं। जैसे यहां पे मान लीजिए आपको ये दे दिया जाए CH2 COOH और CH2 COOH, दिस इज सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। इसकी रिएक्शन दे दी सोडा लाइम के साथ NaOH CaO। सोडा लाइम देखते ही आपको क्या करना है, वहां से CO2 रिमूव कर देना, तो क्या बचेगा, CH3 इथेन बचा। कोई डाउट है क्या? कर लेंगे ऐसे। और एग्जांपल अगर आपको दे दिए जाए, मान लीजिए ये एग्जांपल आपको दे दिया, ये दे दिया जैसे, ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, CO2 हटा दो, सीधा क्या बच जाएगा, एल्केन बच जाएगी। समझ आया कि नहीं आया? कोई डाउट है क्या? अब मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म क्या कहता है, डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन proceeds through formation of कार्बोनाइन। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक, अब देखो यहां पे क्या होगा, RCOOH है, ठीक, RCOOH है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई आपने, NaOH के साथ करवाई। ठीक, ये क्या करेगा, RCONA बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ठीक, ये बना लिया, सॉल्ट बन गया। ठीक, और वाटर निकल जाएगा यहां से। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इस रिएक्शन में। तो यहां पे अगर हम और फर्दर लिखना चाहें तो देखो क्या हुआ होगा, यहां पे जो RCONA है ना, ये RCO जो Na है, ठीक, अब यहां पे फर्दर एक और NaOH आएगा और वो NaOH क्या करेगा, यहां पे उसका OH माइनस आकर के अटैक कर देगा ऐसे, ये OH माइनस है, इसका OH माइनस आकर के यहां पे ऐसे अटैक कर देगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? और जैसे ही यहां पे अटैक करेगा देखो क्या बनेगा, RCO माइनस OH O माइनस Na प्लस। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, अब यहां पे क्या हुआ, देखो यहां पे ये बॉन्ड टूटा ऐसे, भाई ये जैसे ये अटैक किया ये बॉन्ड तो टूटेगा, 5 बॉन्ड तो कार्बन बनाता नहीं है। ठीक, तो अब फर्दर क्या होगा, ये बॉन्ड यहां जाएगा और ये बॉन्ड इसका ऐसे टूट जाएगा। ठीक, जैसे ही ये ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, R माइनस बनेगा प्लस HOCOONA बनेगा। ठीक, अब क्या होगा, इसके पास एक एसिडिक H है, ये बेस का काम करेगा,
ये बेस है और ये एसिड है, और ये एसिड बेस का काम करेगा, क्या करेंगे, ये क्या करेगा, यहां से इस H प्लस के ऊपर अटैक कर देगा, और जैसे ही H प्लस के ऊपर अटैक करेगा आप क्या बना लोगे, RH बन जाएगा, प्लस वहां पे बन जाएगा आपका Na2CO3। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, आ गया मैकेनिज्म समझ में। तो यहां पे देखो, यहां पे हुआ क्या है एक्चुअल में, यहां पे आपका यहां पे कार्बन आयन बना है, तो हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन किस पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। बोलो भाई, या लिख लो, कार्बन आयन लिख लो वहां पे। ठीक, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन कर लोगे, समझ आएगा नहीं यार? इसको हम बॉक्स में बंद कर देंगे, कोई डाउट है क्या? ठीक, अब नेक्स्ट देखो हम क्या करेंगे यहां पे अगर बात की जाए, जैसे क्वेश्चन दे दिया मान लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा एक चीज और लिख लो, एक बीटा कीटो एसिड होता है, वो भी पहले ही पढ़ लेते हैं। ठीक, एक बीटा कीटो एसिड होता है, देखो बीटा कीटो एसिड। ठीक, तो यहां पे एक पॉइंट लिख लेते हैं, नोट डाल के, स्टार लगा लेना बेशक। रेट ऑफ बीटा कीटो एसिड, रेट ऑफ डी, ऐसे लिखो, रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ बीटा कीटो एसिड, रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ बीटा कीटो एसिड is always greater than any other acid, ठीक है भाई, ये हमेशा ध्यान रखना है। एंड इट सिंपली गिव CO2 गैस, गिव की बजाय से लिख दो, इट सिंपली रिलीज लिख दो, है ना, इट सिंपली रिलीज CO2 गैस ऑन हीटिंग। भाई थोड़ा सा हीट भी कर दोगे ना तब भी ये CO2 गैस दे देता है। ठीक, यहां पे क्या लिखोगे, जैसे ये है RCOCH2COOH, दिस इज बीटा कीटो एसिड। इसको अगर सिंपली हीट भी कर दोगे ना तो यहां से CO2 गायब हो जाएगी और क्या बन जाएगा, RCOCH3। समझ आया कि नहीं यार? कोई डाउट है क्या? ठीक, अब नेक्स्ट और बात कर ली जाए, जैसे ये क्वेश्चन लिख दिया मान लीजिए भाई, मान लो आपको ये लिख के दे दिया जाए, यहां पे ये बना दिया मान लो, ठीक, और यहां पे क्या बोला आपको, इसको हीट कर दिया, हीट करते ही क्या बनेगा, आपको पता है क्या बनेगा, एक ही चीज बनेगी, ये बन जाएगा। ठीक, और फिर एक बार और बोल दिया, हीट करने के बाद मैंने क्या किया, हीट करने के बाद मान लीजिए ये बोल दे कि मैंने पहले इसकी रिएक्शन करा दी CH3MgBr के साथ, ठीक, और फिर किसके साथ करा दी, वाटर के साथ, इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया, ऐसा अगर बोल दे तो अब आप समझ जाओगे भाई यहाँ पे क्या कीटोन है, NAR रिएक्शन होनी है। तो NAR रिएक्शन में इसमें आप क्या करते हो, आपको याद है भाई, सिंपल सी बात है, आप ऐसे करते हो OMgBr, ठीक, और इधर ये CH3 लग जाता है इस पे, ठीक, फिर जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हो तो ऐसे यहां पे OH और इधर H, तो फाइनली क्या बना देते हो, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आपका ये टर्सरी अल्कोहल बन जाएगा। समझ आया कि नहीं यार? ठीक, बीटा कीटो एसिड भी हो गया। ठीक, अब एक काम करूंगा मैं, इस पे 2 क्वेश्चंस लिखूंगा, आप एक काम करो, ये क्वेश्चन करो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन करेंगे ओनली। ठीक, इसको लिख लो। अब नेक्स्ट देखो, आपके सामने 2 सिंपल क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और इसमें लिखा अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। अभी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है कि रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। तो यहां पे आप एक काम करो, COH ग्रुप हटाओ, कार्बन आयन बना के देख लो, ठीक, और यहां पे ये बन जाएगा। अब देखो इन 3 में तो ये बना और इसका तो मैक्सिमम होगा, कोई डाउट ही नहीं है, बीटा कीटो एसिड है। अच्छा, बीटा कीटो एसिड तो समझ में आ रहा ना, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, कहीं सोचो सर पता नहीं क्या बीटा बीटा करे जा रहे हैं। ठीक, ये बीटा कीटो एसिड है, तो फोर्थ का सबसे ज्यादा होगा, इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये वाला, फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ये ऑर्डर आ जाएगा। ठीक, अब सेकंड वाले क्वेश्चन में देखो, इसमें ना बना के देखो,
इनमें आयन बनाओ CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, ठीक, और CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, और इसमें क्या है सबसे ज्यादा इसी का होगा, तो फोर्थ वाला सबसे ज्यादा, फिर थर्ड वाला सबसे ज्यादा स्टेबल आयन होगा क्योंकि कार्बन sp है, यहाँ पे sp2 है, और ये sp3 सबसे कम स्टेबल होगा। ये ऑर्डर आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से लिख लो। बस एक ध्यान रखना है, बीटा कीटो एसिड का अदर एसिड से ज्यादा होगा। समझ आ रही कि नहीं बात? इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट लिखो थर्ड मेथड बाय कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। हेडिंग लिखो बाय कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। थर्ड है बाय कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें देखो पहले तो एक काम करो, मेरे साथ साथ लिख लो। क्या लिखेंगे? लिखना एक बार, व्हेन सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइज्ड देन हायर alkanes are formed and process is known as कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। KE बोल देंगे, ठीक है ना? समझ आ रहा है? अब देखो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए अगर पूरी प्रोसेस लिखी जाए, यहां पे एक्चुअल में क्या हुआ, RCONA है, ठीक, इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया गया, यहां पे लिख दोगे इलेक्ट्रोलिसिस होने पे क्या मिला, एक तो आपको हायर एल्केन मिली, यहां पे 2 मोल लिए जाते हैं, CO2 गैस मिलेगी प्लस H2 गैस भी मिलेगी, और यहां पे NaOH भी ऑब्टेन होगा। समझ आ रही बात? अब यहां पे अगर एक एग्जांपल लें और हम नेट रिएक्शन लिखने की बात करें, जैसे मान लीजिए मैंने क्या ले लिया, एसिटिक एसिड का सॉल्ट ले लिया, ये ले लिया, तो इसका इलेक्ट्रोलिसिस करने पे क्या क्या मिलेगा? देखो एक तो मिलेगी इथेन, ठीक, और एक मिलेगी CO2 गैस, और एक मिलेगी H2 गैस, और एक मिलेगा NaOH। समझ आएगी नहीं आई बात? अब देखो यहां पे अगर रिएक्शन को बैलेंस करके लिखोगे तो इसमें ऐसा कुछ होता है। समझ आ रही बात? अब देखो यहां पे ये जो मिला ना आपको, ये मिलेगा एनोड पे, ये भी ध्यान रखना है, ठीक, और ये मिलेगा H2 गैस मिलती है आपको कैथोड पे। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से, मैं लिखवाऊंगा अभी, है ना, पॉइंट्स में भी लिखवाऊंगा। देखो मैकेनिज्म में क्या हुआ होगा, मैकेनिज्म की अगर बात की जाए तो एनोड पे क्या हुआ, एनोड पे यहां पे क्या हुआ होगा, सोचो, ये जो है CH3COONA है, ठीक, ये माइनस ये प्लस है, तो यहां पे सबसे पहले ये टूटेगा फ्री रेडिकल में, ठीक, ये फ्री रेडिकल में टूटते ही क्या देखा, देखो ये देखा CH3 फ्री रेडिकल प्लस CO माइनस, ठीक, फ्री रेडिकल, तो यहां से क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास, ठीक, जो माइनस है ना उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसका आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसका आएगा। समझ आ रही बात? तो अब ये क्या करेगा, यहां पे देखो ये 2 मोल होंगे इसके भी 2 मोल, तो ये फर्दर क्या दे देगा, CH3, ठीक, ये तो एसोसिएट कर लेंगे और वो क्या बना देगा, 2CO2। समझ आया कि नहीं आया? कोई डाउट है क्या इसमें? ठीक, अब नेक्स्ट देखना क्या हुआ होगा। अब नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हुए, अब नेक्स्ट देखो आगे बढ़ते हैं। अब चलेंगे हम कैथोड पे। अब कैथोड पे क्या हुआ होगा भाई, कैथोड पे होगा रिडक्शन। अब जब रिडक्शन होगा तो यहां पे हमने क्या लिया होगा, एक्वस मीडियम लिया होगा भाई, सोलवेंट तो लेंगे, सोलवेंट हमने यहां पे वाटर लिया है, ठीक, तो यहां पे क्या करेंगे, अब देखो यहां पे रिडक्शन किसका हो सकता है, एक तो Na+ है, एक वाटर है, तो यहां पे वाटर का रिडक्शन होगा ना कि Na+ का। अब ये कैसे होगा, वाटर का होगा या Na+ का होगा, तो वाटर के रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है ना कि सोडियम की या पोटेशियम की। ऐसा क्यों, ये आप 12th के फिजिकल के चैप्टर इलेक्ट्रोलिसिस में सीखेंगे। वैसे ही मैं बता देता हूं आपको नॉर्मल याद करने के लिए। देखो सोडियम प्लस और पोटेशियम प्लस फर्स्ट एक कैटायन है, अल्कली मेटल के कैटायन है, तो अल्कली मेटल के कैटायन जो उनका कॉन्फ़िगरेशन होता है वो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन गेन करते हैं और बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए वो फर्दर इलेक्ट्रॉन नहीं लेते, ठीक। वैसे भी ये बहुत ज्यादा एक्टिव मेटल्स होती हैं, ये इलेक्ट्रॉन देना पसंद करती है, लेना पसंद नहीं करती। ऐसे ही आपके फर्स्ट ए के कैटायंस हो गए और सेकंड ए के कैटायंस भी सिमिलर हैं
और आपका एल्यूमिनियम भी सिमिलर है। कभी भी आपको फर्स्ट एक कैटायन, सेकंड एक कैटायन और एक एल्यूमिनियम, इन तीनों का कंपैरिजन वाटर से करना हो कि इन तीनों में रिड्यूस कौन होगा, तो हमेशा ध्यान रखना वाटर पहले रिड्यूस होगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? तो यहां पे वाटर रिड्यूस होगा, और वाटर रिड्यूस होगा क्या देगा, देखो एक तो H2 गैस देगा और 2 OH माइनस आयन देगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक। और यहां पे आपने दो ये दिए थे 2CH3CONA, तो यहां पे 2 Na प्लस होंगे, 2 Na प्लस वहां से और 2 OH माइनस यहां से, तो यहां पे क्या बनेगा 2 NaOH भी बनेगा। और NaOH बना यानी मीडियम बेसिक हुआ, और बेसिक मीडियम की pH ज्यादा होती है, यानी यहां पे सॉल्यूशन की pH बढ़ेगी। इसमें कोई डाउट है क्या? समझ आया कि नहीं आया? ठीक। अब पॉइंट्स लिख लो इन कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट क्या है बोलो भाई, H2 इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड, ऑब्टेन्ड एट कैथोड। ठीक, कैसे मिली है, बाय रिडक्शन ऑफ वाटर। कोई डाउट है क्या? सेकंड, CO2 इज ऑब्टेन्ड एट एनोड, CO2 इज ऑब्टेन्ड एट एनोड, और एल्केन भी यही मिलती है। ठीक। थर्ड, ये लिखना चाहो लिख लो, एल्केन इज ऑब्टेन्ड एट एनोड। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहां तक पॉइंट क्लियर है? अब देखो, सिंस NaOH is formed in solution, तो सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा, hence pH increase, hence pH of solution increase। कोई डाउट है क्या भाई? समझ आया? अब देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या हम मेथेन बना सकते हैं? कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से क्या मेथेन बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो फिफ्थ पॉइंट लिख लो, CH4 कैन नॉट बी, कांट बी ऑब्टेन्ड बाई कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये हो गया क्लियर। अब यहां पे अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर हमने यहां पे कह लिया एसिटिक एसिड का सोल्ट लिया, अगर मैं फॉर्मिक एसिड का सोल्ट ले लूं तो क्या बनेगा, मेथेन बन जाएगी। लेके देखते हैं, अगर आप यहां पे फॉर्मिक एसिड ले लेते, यहां पे H आता तो यहां पे H फ्री रेडिकल मिलता, और H फ्री रेडिकल मिलके क्या देता, H2 देता, यानी एनोड पे भी H2 गैस मिलती और कैथोड पे भी H2 गैस मिलती। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहां पे आप लिखोगे, इफ when electrolysis of sodium or potassium salt of formic acid takes place, then H2 gas is obtained at cathode as well as anode, cathode as well as एनोड। कोई डाउट है क्या भाई? इसमें हो गया क्लियर? ठीक। फिर भी अगर आप लिखना चाहो, देखो होगा क्या यहां पे HCONA। ठीक, ये है आपका, तो यहां पे इसका कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, क्या बनेगा, ये HCO। देखो वहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं से बता देता हूं क्या होगा। ये आपका फ्री रेडिकल में टूट जाएगा ऐसे। ठीक, और जैसे ही फ्री रेडिकल में टूटेगा क्या बनेगा, यहां पे 2 H फ्री रेडिकल बन जाएंगे। अगर 2 मोल यहां पे लिए हैं तो प्लस वो आपको पता है CO, और ये इसकी बात ही नहीं करनी, तो ये फर्दर क्या दे देगा, H2 गैस दे देगा, CO2 गैस दे देगा। बात समझ में आ रही है? तो ये 2 CO2 दे देगा। कोई डाउट है क्या इसमें? कर लेंगे ना ऐसे भाई? ठीक, आराम इजिली कर सकते हैं। बोलो समझ आया कि नहीं आया? ठीक है ना? अब देखो ये हो गया कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। एक बार ये नोट डाउन करो, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखो, यहां पे आपके 3 क्वेश्चन दिए हैं, 1 बाय 1 आपको करने हैं। देखो इसमें क्या दे दिया, सक्सिनिक एसिड दिया है, 2 COH ग्रुप है, NaOH के साथ रिएक्शन करोगे, पहले क्या बनेगा, सोडियम सॉल्ट बनेगा। फिर उसका कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो ये CO2 यहां से गायब हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, सिंपल सी बात है, फ्री रेडिकल बन जाएगा ऐसे। ठीक, और ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, एसोसिएट करके आपका एल्कीन बना लेगा। कोई डाउट है क्या? कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? ठीक। सिमिलरली नेक्स्ट में है, इसमें KOH इसके साथ रिएक्शन करेगा, क्या बना लेगा, पोटेशियम सॉल्ट का एसिड बना लेगा। ठीक, फिर क्या करेगा, यहां पे इसका कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस करना है, तो ये क्या बना देगा, फ्री रेडिकल बना देगा, वहां से CO2 गायब कर दो, तो क्या बन जाएगा, फिर ये एसोसिएट करके ट्रिपल बॉन्ड बना लेंगे।
एल्काइन बन गया। सिमिलरली नेक्स्ट है, नेक्स्ट में भी NaOH रिएक्शन करेगा, सोडियम सोल्ट बनेगा, फिर कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो फ्री रेडिकल बनेंगे, CO2 ग्रुप हटा दोगे। कोई डाउट है क्या इसमें? ऐसे करेंगे कि नहीं करेंगे? यहां पे बन जाएंगे, सही है। अब यहां पे मान लीजिए जैसे ये है, तो इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहां पे कैसे एसोसिएट होंगे, ये यहां आएगा, ये इधर से इधर जाएगा, ये यहां जाएगा और ये यहां आ जाएगा। अब देखो क्या होगा, यहां पे ये बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो भाई, समझ आ गया? ठीक, बेंजीन बन गया। तो ये 3 एग्जांपल है, जल्दी से लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट लिखो प्रिपरेशन ऑफ मेथेन बाय लेबोरेटरी मेथड, हेडिंग डालो 4th नंबर है, प्रिपरेशन ऑफ, 4th मेथड है ये, प्रिपरेशन ऑफ मेथेन बाय लेबोरेटरी मेथड, बाय लैब मेथड लिख लो शॉर्ट में, और साथ के साथ लिख लो ये थियोरेटिकल है, इजी है, पहले भी आप इनऑर्गेनिक में पढ़ चुके हैं। देखो यहां पे क्या होगा, Be2C है, इसका हाइड्रोलिसिस अगर कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, यहां पे आपको एक तो BeOH ट्वाइस मिलेगा, ठीक, प्लस CH4 मिलेगी। समझ आ रही बात? रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो ऐसे आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई डाउट है क्या? रिएक्शन बैलेंस हो गई, उधर भी 4 ऑक्सीजन, इधर भी 4 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन भी काउंट कर लेना, सब बराबर है। ठीक, अब देखो क्या हुआ इसमें एक्चुअल में, यहां पे बेरिलियम क्या है, +2 में है, कितने बेरिलियम है, 2 है, ठीक, तो 2 पे कितना हो गया टोटल चार्ज, +4, तो कार्बन पे कितना आएगा, -4। अब वाटर क्या होता है, OH- और H इसमें प्लस, तो H जुड़ेंगे इसके साथ और OH- जुड़ेंगे इसके साथ, बाकी रिएक्शन बैलेंस करनी है। कर दोगे कि नहीं कर दोगे? ये सिंपल सा फंडा है। समझ आ रही बात? अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद क्या आएगा, Al4C3 ये आएगा। इसकी रिएक्शन अगर वाटर के साथ कर दी जाए क्या होगा, इसका हाइड्रोलिसिस आप जब करेंगे ये बनेगा AlOH थ्राइस, ठीक, 4 तो आपके ये बनेंगे। समझ आ रही बात? ये एल्यूमिनियम कार्बाइड है, वो बेरिलियम कार्बाइड था, और यहां पे क्या बनेगा, CH4 बनेंगे, कितनी, 3CH4। रिएक्शन देखो बैलेंस है क्या, 4 3 जा 12 ऑक्सीजन है तो 12 H2 होने चाहिए। अब हाइड्रोजन काउंट करो, 3 4 जा 12 और ये 3 4 जा 12 12 24, इधर भी 24, तो बैलेंस है रिएक्शन। एक्चुअल में यहां पे क्या हुआ, देखो एल्यूमिनियम है +3 में, ठीक, और कार्बन है यहां पे, एल्यूमिनियम +3 में टोटल कितने हैं, 4 है। समझ आ रही बात? तो टोटल +12 चार्ज, 3 कार्बन है, तो एक कार्बन पे कितना रहा होगा, -4। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो यहां पे क्या हुआ होगा, OH और H+, ऐसे है, ऐसे जुड़ेगा, माइनस से प्लस, तो कितने जुड़े होंगे, ये कितने लिए, 12 OH इससे जुड़ेंगे ऐसे, और 12 H+ इससे जुड़ेंगे, तो इसलिए यहां पे ऐसा बना है। समझ आ रही बात? ये एक्चुअल में बना था आपका C3H12, और इसको हम क्या लिख देंगे, C3H12 को 3CH4। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, ठीक, ये मैंने आपको समझाया है। कोई डाउट है क्या? कर लेंगे, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स करेंगे। लिखो जल्दी से। अब नेक्स्ट लिखो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स, हेडिंग लिख लो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे स्टेट, कि कैसी फिजिकल स्टेट होगी। तो देखो अगर स्टेट की बात की जाए, 1 कार्बन की एल्केन, 2 कार्बन की एल्केन, 3 कार्बन की एल्केन, 4 कार्बन की एल्केन, तो ये C1 से C4 कार्बन की एल्केन एंड नियोपेंटेन, ये सारी आपकी गैस होती हैं। समझ आ रही बात? इनकी फिजिकल स्टेट कैसी है, ये गैसियस है। और C5 से 5 कार्बन से 17 कार्बन तक की सब क्या है, लिक्विड है। समझ आ रही बात? कार्बन 18 एंड हायर, जिनमें 18 कार्बन है या उससे ज्यादा कार्बन है, वो सारी आपकी सॉलिड है। कोई डाउट है क्या? कर लेंगे ऐसे। अब नेक्स्ट देखो, सेकंड पॉइंट क्या आएगा, एल्केन्स एग्जिस्ट इन जिगजैग फॉर्म, जिगजैग फॉर्म, ठीक, जिगजैग फॉर्म कैसे, वो ऐसे एग्जिस्ट करती हैं, ऐसे एग्जिस्ट करती हैं। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक, ये सिंपल सी बातें हैं, लिखना चाहो तो लिख लो, बिल्कुल इजी सी बातें हैं, ये हो सकता है आपको अच्छे से आती हो, लेकिन डायरेक्ट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी अपने को पता होना चाहिए। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एक बार मैं बोल के आपको बता देता हूँ, वैसे कोई बहुत ज्यादा जरूरी चीज नहीं है। नेक्स्ट देखो, थर्ड क्या है, थर्ड इनकी डेंसिटी की बात कर लेते हैं। डेंसिटी ऑफ एल्केन जो होती है कम होती है, ठीक,
डेंसिटी क्या होती है एल्केन्स की? एल्केन्स आर लेस डेंस, एल्केन्स आर लेस डेंस, या ऐसे लिख लो एल्केन्स हैज लेस डेंसिटी, एल्केन्स हैज लेस डेंसिटी देन वाटर, देन वाटर। ठीक, अगर इनकी बात की जाए, देखो क्या होता है डेंसिटी ऑफ एल्केन, मैक्सिमम जो होती है वो 0.8 ग्राम पर सीसी होती है, और वाटर की आपको पता है वाटर की 1 ग्राम पर सीसी होती है, इसलिए वाटर से भी कम इनकी डेंसिटी है, और इसलिए हायर एल्केन्स लाइक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो वाटर पे तैरते हैं। ठीक, क्या लिखेंगे? एल्केन्स हैव, एल्केन्स हैव, अच्छा एक काम करो वही लिख लो ना ऊपर ही, क्योंकि एक बार और लिखना पड़ेगा अपने को, इसको हम नीचे लिख लेंगे। ठीक, इसको नीचे शिफ्ट कर लो, वहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, यहां पे लिख देंगे हम, देखो एल्केन्स हैव लेस डेंसिटी देन वाटर, सो हायर एल्केन्स लाइक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फ्लोट्स ऑन वाटर। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, समझ आ रहा है? अब नेक्स्ट इससे आगे हम बढ़ते हैं फोर्थ, सोल्यूबिलिटी। तो सोल्यूबिलिटी का प्रिंसिपल आपको पता है, लाइक डिसॉल्व लाइक में एल्केन्स क्या है? नॉन पोलर है, सो दे आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो क्या लिखोगे? एल्केन्स आर वेरी लेस पोलर बोल दो, या ऐसे लिख दो एल्केन्स आर जनरली नॉन पोलर। ठीक, सो दे आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक, और जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है सोल्यूबिलिटी के ऊपर, आपको यह समझ जाना है कि जो सॉल्वेंट आपका दिया गया है वो वाटर के बारे में बात की गई है। समझ आ रही बात? तो अब यहां पे अगर एल्केन्स में बात करें तो इनमें जो एल्काइल ग्रुप होता है, ये हाइड्रोकार्बन ग्रुप जो होता है, ये वाटरफोबिक होता है। ठीक, हाइड्रोफोबिक होता है, यानी वाटर रिपेलेंट होता है। तो वाटर रिपेलेंट होता है, इसलिए जैसे जैसे ये एल्काइल ग्रुप बढ़ता जाएगा तो एल्केन्स की सोल्यूबिलिटी वाटर में घटती जाएगी। ठीक, तो यहां पे लिख लेना एज मास इंक्रीज सोल्यूबिलिटी इन वाटर डिक्रीज। ठीक, समझ आ रही बात? क्योंकि जो एल्काइल ग्रुप होता है, जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, वो हाइड्रोफोबिक होता है, जैसे जैसे उसका साइज बढ़ता जाएगा सोल्यूबिलिटी गिरती जाएगी। समझ आ रही बात? तो यहां पे अगर बात की जाए, जैसे ये दे दिया, इन दोनों में ज्यादा सोल्यूबल कौन है, तो आप बोल दोगे ये वाली ज्यादा सोल्यूबल है, उसका मास कम है। ठीक, तो जिसका मास कम होगा वो ज्यादा सोल्यूबल होगी, जिसका मास ज्यादा वो कम सोल्यूबल है। तो इसको लिखो। फिर आगे दो इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, इसलिए अपने को अच्छे से समझना है, वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट लिखो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट, हेडिंग डाल लो। फिफ्थ प्रॉपर्टी है बीपी। ठीक, और सबसे पहले इस पे लिख लेना वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एनसीईआरटी में दी गई है, अच्छे से समझाई गई है, एक टेबल भी बना करके दी गई है, इसलिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहला लिखेंगे एज मोलिकुलर वेट इंक्रीज वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज। वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज, सो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। यानी आपको अगर बोल दे भाई, सिंपल लिख के दे दे, ब्यूटेन दे दिया, पेंटेन दे दिया और हेक्सेन दे दिया, तो इसमें अगर आपसे पूछ ले कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, बीपी का ऑर्डर बताओ, तो जैसे मास बढ़ रहा है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। कोई डाउट है क्या? समझ आ रही बात? अब नेक्स्ट देखो, ये तो हो गया एज ब्रांचिंग इंक्रीज, एज ब्रांचिंग इंक्रीज तो क्या होगा, सरफेस एरिया डिक्रीज। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो, सरफेस एरिया डिक्रीज, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। बात समझ में आई कि नहीं आई? कैसे? जैसे मान लीजिए मेरे को दे दिया गया, ये दे दिया, ये दे दिया एक तो एन पेंटेन, ठीक, और एक दे दिया मेरे को नियोपेंटेन, ये है। यहां पे अगर बात की जाए तो इसका तो सरफेस एरिया ये है, ठीक, और ये क्या हो जाएगी यहां पे, ये हो जाएगी आपकी स्फेरिकल।
तो ये स्फेरिकल होने की वजह से इसका सरफेस एरिया कम हो जाता है, तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। कोई डाउट है क्या? समझ आ रही बात? अब मान लीजिए ऐसे ही अगर ब्रांचिंग भी दे रखी हो और ब्रांचिंग में भी सिमेट्रिसिटी आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन मुझे दे दिया, ये 5 की चेन है, इसमें एक ब्रांचिंग कर ली, एक तो कर दिया 2 मिथाइल पेंटेन और एक कर दिया 3 मिथाइल पेंटेन, तो इनमें तो ब्रांचिंग भी बराबर की है। जैसे इसमें एक भी ब्रांचिंग नहीं थी, इसमें 2 ब्रांचिंग थी, ठीक। तो इसमें क्या, इसमें भी एक ब्रांचिंग, इसमें भी एक ब्रांचिंग, तो इसमें भी मिथाइल ब्रांच में है, इसमें भी मिथाइल ब्रांच में, कैसे डिसाइड करोगे? तो इन दोनों में इसका ज्यादा होगा, क्यों? मोर सिमेट्रिक, ये ज्यादा सिमेट्रिक है, ठीक, तो मोर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक, क्योंकि इधर भी इथाइल ग्रुप, इधर भी इथाइल ग्रुप, बीच वाले कार्बन पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन मैं करवा देता हूं जो आपके एग्जाम में आ सकता है, जैसे मान लीजिए सिंपल आपको ये लिख के दे दे, फर्स्ट आपको लिख के दे दिया सी सी सी, सेकंड आपको लिख के दिया उसने सी 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 सी, थर्ड उसने लिख के दिया सी 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 सी, फोर्थ उसने लिख के दिया सी। अच्छा, ये तो समझ रहे हो ना सी सी में क्या कर रहा हूं, ठीक, सीटी नहीं बजा रहा हूं मैं, यहां पे बता रहा हूं आपको कि एक 3 की चेन है, एक 4 की चेन है, एक 5 की चेन है, ऐसे एक ये 6 की भी चेन बना दी, देखो, ठीक। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर अगर आपको लिखना आ जाए तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर सबसे ज्यादा जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा है तो हेक्सेन का है, ठीक। फिर पेंटेन का, ये क्या है? पेंटेन, ये आइसोपेंटेन, ये नियोपेंटेन। तो इसमें जहां पे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी बॉइलिंग पॉइंट घटता जाएगा, तो थर्ड का सबसे ज्यादा, फिर फोर्थ का, फिर फिफ्थ का, ठीक। और इससे कम ब्यूटेन का यानी सेकंड का, और फर्स्ट का प्रोपेन का सबसे कम। समझ आ रही बात? और ये जो 3 आपके एग्जाम यहां दिए गए हैं, जैसे ये वाला, ये तीनों, ये आपके एनसीईआरटी में है, ठीक, ये एनसीईआरटी में अच्छे से समझा रखे हैं। कोई डाउट है क्या? यहां पे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर आपको, और ये भी बता रखा, जैसे मैंने बताया ना कि यहां पे क्या हो जाता है, ब्रांचिंग होने की वजह से उसका वो स्फेरिकल शेप गेन कर लेता है, सरफेस एरिया कम हो जाता है, जिसकी वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएंगे। कम सरफेस एरिया होगा तो कम अट्रैक्शन होगा। भाई अट्रैक्ट कैसे करेगा? जैसे मान लीजिए मैं अट्रैक्टिंग बॉडी हूं, तो मैं क्या करूंगा, यहां से भी अट्रैक्ट करूंगा, यहां से भी, हर जगह से अट्रैक्ट कर रहा हूं। मान लीजिए मेरा साइज इतना हो जाए तो मेरा अट्रैक्टिंग एरिया यही बचेगा ना, भाई सरफेस एरिया मेरा इतना हो जाए तो मैं यहीं से अट्रैक्ट कर पाऊंगा। अब पूरी बॉडी से अट्रैक्ट कर रहा हूं तो ज्यादा अट्रैक्ट करूंगा तो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा ना। और एक मान लीजिए छोटी सी बॉडी बन गई तो बस यहां से अट्रैक्ट करेगी ना। समझ आ रही बात? तो इसलिए मोलिकुलर वेट सेम था, जब उसका साइज छोटा हुआ, जब उसने ब्रांचिंग कर दी, सरफेस एरिया घट गया, सरफेस एरिया घटने की वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया, बॉइलिंग पॉइंट घट गया। तो ये एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से समझाया गया आपका। कौन से वाला एग्जांपल? आपका ये वाला पेंटेन, आइसोपेंटेन। लिखूं क्या? यहां पे लिख भी देता हूं, एनसीईआरटी का लो, एनसीईआरटी पेंटेन का ज्यादा है, फिर आइसोपेंटेन, ठीक, और फिर उससे कम नियोपेंटेन। एनसीईआरटी ने पता क्या लिख रखा है? एनसीईआरटी ने आईपीएससी नेम लिख रखा है पेंटेन 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ठीक। अब नेक्स्ट लिखो मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट है 6th प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट है, एक बार ध्यान देना। यहां पे अगर लिखें मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ओड नंबर कार्बन कंटेनिंग एल्केन is less than melting point of even number carbon containing alkane। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है भाई। अब देखो यहां पे क्यों होता है ऐसा। अगर यहां पे बात की जाए, जैसे मान लीजिए मैंने ये पेंटेन ले लिया, ठीक, और ये ले लिया ब्यूटेन, तो इसमें देखो ये क्या है? अपोजिट एंड। ये देखो ये बोथ एंड क्या है? सेम साइड है, बोथ एंड सेम साइड। और सेम साइड होने की वजह से क्या होगा? सेम साइड हो गए तो इसकी वजह से रिपल्सन इंक्रीज हो जाता है, रिपल्सन इंक्रीज हो जाएगा, आपस में रिपेल करेंगे दोनों एंड, तो मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है। जबकि इसमें क्या होता है? बोथ एंड क्या है? अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड होने की वजह से क्या होगा? रिपल्सन
घट जाएगा, और रिपल्सन घट जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं आई? ठीक, तो इवन नंबर कार्बन कंटेनिंग एल्केन का हमेशा मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक, और वैसे सिंपल अगर आप वो लिखना चाहो एज मोलिकुलर वेट इंक्रीज, तो उससे इंक्रीज होता है नॉर्मली। लेकिन वैसे जैसे अब आप कंपैरिजन करो फोर्थ और फिफ्थ में, ठीक, आप ये मत बोलना कि इसका मोलिकुलर वेट ज्यादा है कि इसका ज्यादा होगा, नहीं, फोर्थ वाली का ज्यादा होगा फिफ्थ वाली से, थर्ड वाली से सेकंड वाली का ज्यादा होगा। समझ आ रही बात भाई? अगर बात करें हम ये लिख सकते हैं ब्यूटेन का ज्यादा है, उससे कम पेंटेन का है, ठीक, ये लिख सकते हैं, ये लिखा। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, अगर बात की जाए इथेन में और प्रोपेन में, तो इथेन का प्रोपेन से ज्यादा होता है। ठीक, समझ आया कि नहीं आया? चलो ये तो ठीक है, ये तो इजीली आपको समझ में आ गया। अगर यहां पे मान लीजिए आपको ऐसा दे दिया जाए, एक तो दे दिया आपको जैसे नियो पेंटेन, और एक दे दिया मान लीजिए आइसोक्टेन, तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा सोचो? तो इसमें नियोपेंटेन का ज्यादा होता है। ठीक, एज ब्रांचिंग इंक्रीज, देखो यहां पे ब्रांचिंग इंक्रीज हुई, ब्रांचिंग इंक्रीज, सिमेट्रिसिटी इंक्रीज, सिमेट्रिसिटी इंक्रीज, और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज। समझ आया कि नहीं आया? तो यहां पे लेस ब्रांचिंग है, एज ब्रांचिंग डिक्रीज तो सिमेट्रिसिटी डिक्रीज और मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज। कोई डाउट है क्या? कर लेंगे ऐसे। ठीक, एनसीईआरटी में ये टेबल दे रखी है, लेकिन आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट तो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, मेल्टिंग पॉइंट भी एक बार देख लेना। मेल्टिंग पॉइंट में कोई बड़ी बात नहीं है, इवन नंबर कार्बन कंटेनिंग। इवन नंबर कार्बन कंटेनिंग का मतलब ये भी नहीं है कि आपका इथेन का पेंटेन से भी ज्यादा हो जाएगा, ऐसा ही मत कर देना, आगे पीछे वाले की बात है। समझ आ रही बात? इथेन में और पेंटेन में कंपैरिजन करोगे, जिसका मोलिकुलर वेट ज्यादा उसका होगा। समझ आ रही बात? और प्रोपेन और पेंटेन में कंपैरिजन करोगे तो किसका ज्यादा होगा? पेंटेन का ज्यादा होगा। तो यानी इनका भी ऑर्डर अगर आप बनाओगे ये बन सकता है। समझ आई कि नहीं आई बात? ऐसे कर लेंगे, इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। हेडिंग डाल लो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। और हमें सबको पता है कि एल्केन्स की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी FRSR होती है, और ये हम ऑलरेडी कहां पढ़ चुके हैं? GOC2 में। तो लिख लो रिवाइज फ्रॉम GOC2। ठीक, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ, दोबारा नहीं पढ़े क्योंकि पूरा एक लेक्चर लगाया था हमने इस पे। ठीक, नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या है? ऑक्सीडेशन में पहले हम पढ़ेंगे कंबसन रिएक्शन, कंबसन रिएक्शन, और कंबसन में भी पहले हम पढ़ेंगे कंप्लीट कंबसन, कंप्लीट कंबसन। अब इसमें देखो क्या होगा, यहां पे कैसे करेंगे कंप्लीट कंबसन की अगर बात की जाए तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। O2 के साथ इसकी रिएक्शन करवाई जाती है, O2 के साथ रिएक्शन करके क्या देगा? CO2 गैस देगा, ठीक, और H2O देगा। ठीक, अब देखो बैलेंस करना है, पहले कार्बन एटम बैलेंस करेंगे, इधर n है तो इधर भी n कार्बन एटम होंगे, फिर हाइड्रोजन एटम बैलेंस करो, इधर 2n+2 है, उधर कितने हैं? 2 है, तो n+1 से मल्टीप्लाई कर दो तो इधर भी कितने हो जाएंगे? 2n+2 हो जाएंगे। अब ऑक्सीजन एटम काउंट करो, इधर कितने हैं? 2n+n+1, कितने हो गए? 3n+1 ऑक्सीजन एटम, इधर 2 है, तो एक काम करो, इसको एक काम करो 3n+1 डिवाइड बाई 2 से डिवाइड बाई 2 कर दो, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। समझ आ रही बात? इधर भी 3n+1 ऑक्सीजन एटम, उधर भी 3n+1 ऑक्सीजन एटम। तो एग्जांपल के लिए एक रिएक्शन अगर लिखना चाहो, CH4 का कंबसन अगर करवाओगे O2 गैस के साथ, क्या बनेगा? CO2 गैस बनेगी, ठीक, और वाटर लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे मिल जाएगा H2O। कितने वाटर मॉलिक्यूल मिलेंगे? 2 2O2 2O2, ठीक, ये लिक्विड। और ये रिएक्शन क्या होती है? डेल्टा H नेगेटिव कंबसन रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन होगी भाई? सिंपल सा पता अपने को सबको कि ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक, अब यहां पे मान लीजिए इनकंप्लीट कंबसन अगर कर दिया जाए, इनकंप्लीट कंबसन, इसमें क्या होगा? यहां पे देखना, कार्बन CH4 है, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन गैस के साथ करवा दी जाए, पूरी सप्लाई ना करे तो क्या बन जाएगा? कार्बन बनेगा, कार्बन यहां पे सॉलिड बनेगा, कार्बन ब्लैक बोलते हैं इसको, कार्बन ब्लैक,
और एंड इट इज यूज्ड इन प्रिंटिंग, ठीक, प्रिंटिंग में यूज होता है कार्बन, ठीक। और यहां पे क्या बोलेंगे, और क्या बनेगा, H2O मिलेगा, 2H2O मिलेगा, ठीक, समझ आ गया, कोई डाउट है क्या, कर देंगे ऐसे। तो ये आपका इनकम्प्लीट कंबशन हो गया। और मान लीजिए थोड़ी सी और, देखो कंप्लीट कंबशन का मतलब ये है कि पूरी ऑक्सीजन की आपने सप्लाई करी है, और इनकम्प्लीट का मतलब ये है कि इनकम्प्लीट ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई है। यहां पे अगर CH4 गैसियस की रिएक्शन 3/2 O2 गैसियस से करवा देते तो क्या हो जाता, देखो CO गैस बनती प्लस वाटर लिक्विड मिल जाता। कोई डाउट है क्या, ये हो गया आपका, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक। और कंबशन रिएक्शन इसमें हमने कर ली। नेक्स्ट आता है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। इसमें देखो क्या होगा, ये तो कंबशन पढ़ा आपने। अब कंट्रोल ऑक्सीडेशन में यहां पे अगर हम जैसे ये ले लिया RCH3 आपने ले लिया, यहां पे आप क्या लो, मान लीजिए आपने एक काम किया, यहां पे रेड हॉट कॉपर या आयरन ट्यूब ली, कोई भी एक ले सकते हो, और हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे ये रिएक्शन करवाई, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, ठीक। तो क्या बनेगा, यहां पे ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे करवाने पे यहां पे आपका बनता है अल्कोहल, ठीक, RCH2OH बन जाएगा, ठीक, RCH2OH। मान लीजिए इसकी एल्केन की रिएक्शन यहां पे आप मोलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में करवाते हैं, मोलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट कर देते, तो यहां पे आपको एल्डिहाइड मिल जाता। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कोई डाउट है। नेक्स्ट, अगर इसी को आप फर्दर, अगर यहां पे हम मैग्नीशियम एसीटेट की प्रेजेंस में हीट कर देते तो यहां पे आपको क्या मिलता, यहां पे आपको एसिड मिल जाता, ठीक, समझ आ रही बात। अब नेक्स्ट अगर यहां पे बात की जाए ओनली एंड ओनली टर्सरी हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्केन, इसको अगर आप KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करते हो तो यहां पे आपको टर्सरी अल्कोहल मिलता है, 3 डिग्री अल्कोहल मिलता है, जो फर्दर क्या करेगा 5 सेकंड में लूकास टेस्ट देगा, लूकास रिजेंट के साथ वाइट टर्बिडिटी देगा, ठीक। अब मेरी बात सुनो, यहां पे बना लिया, ये आपके NCERT में दिए गए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बस आप एक बार देख लें इनको, इसलिए मैंने करवा दिए। ये सारी चीजें NCERT में दे रखी हैं आपकी, ठीक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां पे मैं बोलते जा रहा हूं, फिर भी एक बार रीड कर लेना आप, ठीक। थियोरेटिकल चीजें हैं, एक बार पढ़ लेनी चाहिए, जस्ट एक बार रीड करना है, रटना नहीं है, पढ़ लो बस, एक बार पढ़ लोगे तो ऐसे ही याद हो जाएगा। देखो हमारे माइंड की ये हैबिट होती है, जो चीज हम याद करना चाहते हैं वो याद होती नहीं है, और जो चीज हम याद नहीं करना चाहते वो हमेशा याद रहती है। तो इसलिए एक बार इनको देख लेना, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। इनको लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट लिखो पायरोलिसिस और क्रैकिंग ऑफ एल्केन्स, हेडिंग डाल लो पायरोलिसिस और क्रैकिंग ऑफ एल्केन, क्रैकिंग ऑफ एल्केन्स। अब देखो इस रिएक्शन में क्या होता है, यहां पे हम पायरोलिसिस करते हैं, पायरो मींस हीट और लिसिस मींस बॉन्ड का ब्रेकिंग। जैसे एक एग्जांपल आपके NCERT में दे रखा है C6H14 है, अगर आप इसको हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हो, तोड़ते हो, तो क्या क्या बनेगा, एक तो आपका क्या बन सकता है, देखो C6H12, ठीक, एल्केन से एल्कीन और H2 गैस मिल जाए, या क्या बन सकता है यहाँ पे हीट करने पे आप C4H10 प्लस C2H4 बना लो, या और क्या बन सकता है इसके अलावा C3H6 प्लस C2H4 प्लस CH4, ये मिल जाए। मतलब क्या है वो जितनी पॉसिबल एल्केन्स है या पॉसिबल छोटी एल्केन्स है उसमें टूट जाएगा, ठीक, इतना ही ध्यान रखना, ज्यादा इसमें कोई रटने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एक एग्जांपल और करना चाहो तो कर लो, जैसे ये है आपका CH3 CH2 CH2 CH3, अगर इसको हीट कर दोगे क्या क्या मिल सकता है, एक तो आपको ये मिल सकता है 1 ब्यूटीन, और यहां पे ये आपको 2 ब्यूटीन भी मिल सकता है, ठीक, और इनके साथ क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन गैस मिल जाए। और क्या मिल सकता है, छोटी आपको एल्कीन मिल जाए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH4 मिल जाए। और क्या केस बनता है, आपको एल्कीन मिल जाए, ठीक, ये सारे केस बन सकते हैं, ठीक, ये बन जाए प्लस H2 गैस। कोई डाउट है क्या, ये पायरोलिसिस के केस हैं, सारी पॉसिबल एल्केन और एल्केन बन जाएंगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा,
ऐसे कर लेंगे भाई, ठीक, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट रिएक्शन जो आपकी आती है, इसमें हम क्या करते हैं, यहां पे पायरोलिसिस हो गया, फिर नेक्स्ट आता है आइसोमेराइजेशन। देखो इसमें क्या होता है, यहां पे मान लीजिए हमने क्या ले लिया, एन ब्यूटेन ले लिया, ठीक, और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दी, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ करवा दी, AlCl3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक, ये HCl के साथ करवा दी, कंसंट्रेटेड HCl ले लिया, एनहाइड्रस AlCl3 ले लिया, तो क्या बन जाएगा, आइसोब्यूटेन बन जाता है। दिस इज कॉल्ड आइसोमेराइजेशन, ठीक, जो हम बोलते थे ना GOC2 में रीअरेंजमेंट रिएक्शन, वही है ये आपकी आइसोमेराइजेशन। यहां पे आपको ये दे दे CH3 CH2 थ्राइस CH3 और सेम लिख के दे दे एनहाइड्रस AlCl3 और कंसंट्रेटेड HCl, क्या बनाओगे, एक तो इसमें ये बना दोगे आइसोब्यूटेन, ठीक, सॉरी आइसोपेंटेन, और एक क्या बनाओगे, नियोपेंटेन। नियोपेंटेन विल बी मेजर प्रोडक्ट, ठीक, जिसमें ज्यादा आइसोमेराइजेशन होगा वो आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, जिसमें ज्यादा ब्रांचिंग होगी वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा इसमें, ठीक। आइसोमेराइजेशन के बाद क्या आता है, एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन, अब देखो इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया CH3 CH2 4 CH3, हेक्सेन ले लिया सिंपल एन हेक्सेन, और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई गई, ये करवाई हमने Cr2O3 और यहां पे ले लिया V2O5, ये ले लें, या हमने ले लिया MO23, ठीक, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, समझ आ रही बात। और यहां पे हमने लिया 773 केल्विन टेम्परेचर और 10 से 20 ATM प्रेशर, तो यहां पे एरोमेटाइजेशन हो जाएगा और क्या बन जाएगा, आपका बेंजीन बन जाएगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात, बाकी हाइड्रोजन निकल जाएंगे, ठीक, H2 निकल जाएंगे, बाकी देख लो कितनी है, यहाँ पे क्या था C6H14 था, ये क्या C6H6 है, तो ये 4H2 आपको यहाँ मिलेगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। सिमिलरली अगर बात की जाए, यहाँ पे एन हेप्टेन अगर रहता और एन हेप्टेन की रिएक्शन इनमें से किसी के साथ करवाई जाए तो क्या बनेगा, तो सिंपल सा फंडा है, यहां पे भी क्या बनेगा आपका, यही बनेगा, टोलिन बन जाएगा, C7H8 बन गया, और बची हुई 4 हाइड्रोजन और 8 हाइड्रोजन 4H2 के फॉर्म में आ जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। समझ आया कि नहीं आ, तो ये है। अच्छा एक और यहां पे अगर आप रिएक्शन लिखना चाहो, जैसे कार्बन इसकी है ना, यहां पे लिख लो फोर्थ रिएक्शन करके, वहां पे स्पेस नहीं है तो यहां पे लिख लो फोर्थ रिएक्शन विद वाटर, ठीक। तो इसमें देखो क्या होता है, CH4 की रिएक्शन अगर यहां पे पानी के साथ करवाई जाए, ठीक, तो यहां पे क्या होगा, निकिल की प्रेजेंस में हीट करते हैं, ठीक, क्या बनेगा, CO गैस बनती है प्लस H2 गैस बनती है, एंड दिस इज इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ H2 गैस, ठीक। ये भी आपके NCERT में दिया गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार लिख लेना, इतना काफी है, कर लेंगे। इसको लिख लो फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ रिएक्शन हो गई। अब आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक। अब हम कुछ बेसिक सी चीजें, एक्स्ट्रा चीजें, थियोरेटिकल चीजें पढ़ेंगे, वो हालांकि ज्यादा सिलेबस में नहीं है, कोई ऐसा भी नहीं कि एनसीईआरटी में बहुत डिटेल से दे रखी है, एक बार जस्ट हम पढ़ लेंगे ताकि हमें पता होना चाहिए भाई पेट्रोल क्या होता है, ऑक्टेन नंबर क्या होता है, ठीक, ये सब नोकिंग क्या है, ये सब अपने को पता होना चाहिए, एलपीजी सीएनजी वगैरह, बस लिख लेंगे, एक बार जल्दी से नोट डाउन कर लो, वो छोटा सा जल्दी से खत्म करते हैं उसको। नेक्स्ट देखो यहाँ पे है ना, आप एक तो रिएक्शन विद वाटर की बजाय एक तो स्टीम कर लेना, है ना, एनसीईआरटी में भी स्टीम दिया हुआ है, ठीक। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट अपने को आगे बढ़ना है, अब हम पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। पेट्रोलियम, देखो पेट्रोलियम की अगर बात की जाए, ये क्या होता है, ये आपका एन-हेप्टेन और आइसो ऑक्टेन का मिक्सचर है, ये चाहो तो साथ के साथ लिख लो, है ना, इसमें आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, थियोरेटिकल चीजें साथ के साथ लिख लो, ठीक। पेट्रोलियम का वो एक होता है ऑक्टेन नंबर, एज ऑक्टेन नंबर इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल इंक्रीज, ठीक। अब देखो
अब ऑक्टेन नंबर क्या है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ऑक्टेन नंबर ऑफ पेट्रोल इज 80, इसका मतलब समझ रहे हो क्या है, 20% तो इसमें क्या है, एनहेप्टेन है, ठीक, और प्लस 80% आइसोक्टेन है। समझ रहे हो, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है ना, तो ब्रांचिंग बढ़ने से ऑक्टेन नंबर बढ़ता है, ऑक्टेन नंबर बढ़ने से पेट्रोल की एफिशिएंसी बढ़ती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहां पे अगर बात की जाए एफिशिएंसी ऑफ ए फ्यूल, देखो क्या आएगा यहां पे, अगर बात की जाए स्ट्रेट चेन एल्केन जो होती है, स्ट्रेट चेन एल्केन्स, इससे ज्यादा किसकी होती है आपकी, इससे ज्यादा आपकी आएगी ब्रांच्ड एल्केन की। किसकी आती है, ब्रांच्ड एल्केन्स की, ठीक, ब्रांच्ड एल्केन्स। और इससे ज्यादा आपकी आती है ओलिफिन्स की, ओलिफिन्स, ठीक, ओलिफिन से ज्यादा किसकी आती है, साइक्लो एल्केन्स की, साइक्लो एल्केन्स। और इससे भी ज्यादा किसकी आती है, एरोमेटिक कंपाउंड्स की, एरोमेटिक कंपाउंड की। कोई डाउट है क्या? कर लेंगे। ये थियोरेटिकल पॉइंट थे आपके किसके बारे में, पेट्रोलियम के बारे में। अब पेट्रोलियम में एक टॉपिक और आता छोटा सा, वो है हमारा नोकिंग। देखो इसमें क्या करते हैं, नेक्स्ट लिखो नोकिंग। नोकिंग में आपको समझा देता हूं पहले क्या होता है। नोकिंग देखो सिंपल सी बात है, जब कभी हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, बाइक स्टार्ट करते हैं, तो वो फट फट की आवाज आती है ना इंजन में से, पुरानी गाड़ियों में भी सुनी होगी आपने, दैट इज नोकिंग। उसमें होता क्या है भाई, आपका फ्लेम स्टार्ट होने से पहले ही आपका फ्यूल और एयर का मिक्सर जलने लगता है और प्रॉपर एयर वहां पे नहीं मिल पाती, तो फटफट की आवाज जो आती है उसको हम क्या कहते हैं, आपके नॉकिंग कहते हैं। तो यहां पे लिखना चाहते हो लिख लो, वैसे कोई जरूरत नहीं है। परी इग्निशन ऑफ फ्यूल एयर मिक्सचर अहेड ऑफ फ्लेम क्या के जो जलता ना, फ्यूल एयर मिक्सचर, इसको कहते हैं अहेड ऑफ फ्लेम इज कॉल्ड नॉकिंग, ठीक। अब बताओ नॉकिंग से क्या होता है, नॉकिंग हमारे इंजन पिस्टन को डैमेज करती है और इंजन की एफिशिएंसी को डिक्रीज करती है। तो क्या क्या लिखेंगे, नॉकिंग डैमेज पिस्टन ऑफ इंजन एंड डिक्रीज इंजन एफिशिएंसी, ठीक। अब क्या करना पड़ेगा, अगर इंजन एफिशिएंसी को कम कर रही है ना, पिस्टन को डैमेज कर रही है, तो नॉकिंग को कम करना पड़ेगा। अब नॉकिंग हमारे इंजन को डैमेज कर सकती है, इसलिए हम क्या करेंगे, पेट्रोल में एंटी नॉकिंग एजेंट ऐड कर देते हैं। तो एंटी नॉकिंग एजेंट क्या है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एंटी नॉकिंग एजेंट ये होता है आपका टेट्रा इथाइल लेड, इसको शॉर्ट में हम TEL भी बोल देते हैं, ठीक, टेट्रा इथाइल लेड, PbC2H5 समझ आ रही बात। अब देखो अब क्या होगा, जब इस टेट्रा इथाइल लेड का आपका इसके पेट्रोल के साथ कंबसन होगा, तो वहां पे आपका PbO बन जाएगा, लेड ऑक्साइड बन जाएगा, और ये स्टिकी सब्सटेंस है जो सिलेंडर में जाकर के चिपक जाएगा और पिस्टन को डैमेज कर सकता है। अब उसका क्या सॉल्यूशन है वो हमें देखना है। देखो अब यहां पे लिखो, व्हेन combustion of टेट्रा इथाइल लेड विद पेट्रोल या विद फ्यूल लिख लो, विद फ्यूल प्रोड्यूस लिथार्ज PbO which sticks to सिलेंडर वॉल्स, सिलेंडर की वॉल से चिपक जाता है, एंड डैमेज पिस्टन, so we add ethylene dibromide to tetraethyl lead, ठीक। अब देखो ये क्या करेगा, ये यहां पे आपका क्या बनाएगा, ये देखो ये हम लेते हैं Br
CH2Br। ठीक, यहाँ पे टूट के आपका देगा, वहां पे जब कंबसन रिएक्शन होगी तो ये टूट करके आपका Br2 और इथाइलिन देगा। अब ये क्या करेगा, पीबी के साथ रिएक्ट कर लेगा Br2 और क्या बना लेगा, PbR2 बना लेगा। दिस इज वोलेटाइल सब्सटेंस, और वोलेटाइल है तो ये उड़ जाएगा और वहां पे लिथार्ज नहीं बनाएगा, और लिथार्ज नहीं बनाएगा तो हमारा पिस्टन डैमेज नहीं होगा। सिंपल सा है। तो ये थियरी है, लिखना चाहो तो लिख लो, मुझे तो पूरी फॉर्मेलिटी करनी है, मुझे तो पढ़ाना पड़ेगा एक बार, है ना, लिख लो। अब नेक्स्ट लिखो एलपीजी, हेडिंग डाल लो एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये आपके हाइड्रोकार्बन के फर्स्ट पेज पे दिए गए हैं। ठीक, ये किस किस का मिक्सचर होता है, एक तो आपका प्रोपेन और एक आइसोब्यूटेन का। ठीक, ये आपकी एलपीजी है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एक आती है नेचुरल गैस, नेचुरल गैस। अब इसमें देखो, इसमें काफी मिक्सचर होते हैं। सबसे मेन कंपोनेंट CH4 होता है, ये अप्रोक्स 80 to 90% पा जाता है। ठीक, और इसके बाद अगर बात करें C2H6 की, ये आपका इथेन है, ये भी आप ये मान के चलो 5 to 10% पा जाता है। ठीक, और फिर अगर बात की जाए C3H8 की, प्रोपेन की, प्रोपेन भी आप ये मान के चलो 1 से 2% पा जाता है। ठीक, फिर इसके बाद जो फर्दर आते हैं, ये C4H10 है, C5H10 है, या C6H12 है, H14 है। ठीक, और यहाँ पे H12 करो। ठीक, C5H12, ये सबका भी मिक्सर पाया जाता है। ठीक, मेजर कंपोनेंट तो ये है एक तो आपके, और इसके अलावा हम इसमें और क्या ऐड करते हैं, H2 ऐड करते हैं, O2 ऐड करते हैं, N2 ऐड करते हैं, प्लस CO2 गैस भी ऐड करते हैं। ठीक, इतना रटने की कोई जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछेगा आपसे क्वेश्चन, समझ आ गया। फिर इसके बाद आती है वाटर गैस। वाटर गैस में क्या है, वाटर गैस ध्यान रख सकते हो आप, CO प्लस H2। ठीक, 1:1 के 1:1 मोल के रेशो में ली जाती है, समझ आ रही बात। फिर आती है सिंथेसिस गैस। सिंथेसिस गैस, सिंथेसिस गैस जो होती है, ये आपका CO प्लस H2, CO प्लस 3H2 1:3 के मिक्सर में होती है। समझ आई कि नहीं आई। एक्चुअल में जो आपने अभी रिएक्शन की थी ना, CH4 गैस प्लस वाटर गैसियस, यानी ये स्टीम जो आपने ली थी, अब ये रिएक्शन की थी ना, तो यहां पे क्या बना था, CO गैस बनी थी प्लस ये H2 3H2, दिस इज सिंथेसिस गैस। ठीक, ये आपको सिंथेसिस गैस ऑब्टेन्ड हुई थी। ठीक, एज ए फ्यूल यूज की जाती है। तो ये था आपका एल्केन्स। नेक्स्ट लिखो सेकंड हाइड्रोकार्बन यानी एल्कीन्स, हेडिंग डाल लो, मेरे साथ साथ लिखो एल्कीन्स। इसमें देखो क्या होता है, एल्कीन्स में सबसे पहले इनका जनरल फॉर्मूला बताओ भाई, क्या होगा। जनरल फॉर्मूला सबको पता है, CnH2n होगा, और ये क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है। ठीक, बिकॉज इनका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कारण ये क्या होंगी, ट्राइगोनल प्लेनर। कोई डाउट है क्या। ठीक, और इनका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा, समझ आ रही बात। और यहां पे अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात की जाए, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होता है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ लिख लो पहले, ये आपकी 1.34 एंगस्ट्रॉम, और बॉन्ड एनर्जी की अगर बात की जाए 146 किलो कैलोरी पर मोल होती है। ठीक, या आप ये भी बोल सकते हो 684 किलो जूल पर मोल होती है, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक, अब देखो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। एल्कीन्स के हम सबसे पहले क्या करेंगे, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन करेंगे, जैसे हमने किसका किया था, एल्केन्स का किया था। तो सबसे पहले लिख लो GMP, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। और इसमें सबसे पहला और इंपॉर्टेंट मेथड जो आता है, दैट इज हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइंस। हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइंस। और जो इसमें सबसे पहला मैं करवाऊंगा ना आपको, देखो आज यही पढ़ना अपने को, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइन, और इसमें ए पार्ट हम पढ़ेंगे सिस हाइड्रोजिनेशन। ठीक, सिस हाइड्रोजिनेशन। देखो इसमें क्या होता है, यहां पे आपकी ये, यहां पे एल्कीन दी गई है, एल्काइन दी गई है। ठीक, समझ आ रही बात। और यहां पे इस एल्काइन को का जब मैं हाइड्रोजनेशन करूंगा तो क्या ले सकता हूं, एक तो किसके साथ कर सकता हूं, H2 के साथ,
H2PD CaCO3 की प्रेजेंस में। ठीक, तो इसको हम क्या कहते हैं, लिंडलार कैटालिस्ट, लिंडलार कैटालिस्ट। ठीक, और क्या लेते हैं यहां पे, और आप क्या ले सकते हो, और हम ले सकते हैं H2PD BSO4 आइसोक्यूनिलिन की प्रेजेंस में, IQ लिख देता हूं। ठीक, समझ आ रही बात। और क्या ले सकते हैं हम यहां पे, और ले सकते हैं H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकिल बोराइड Ni2B। ठीक, Ni2B की प्रेजेंस में, समझ आ रही बात। तो इसकी प्रेजेंस में हीट कर देते हैं। कोई डाउट है क्या? यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे देखो, अब यहां पे इसको हम कहते हैं P2 कैटालिस्ट। क्या बोलते हैं? P2 कैटालिस्ट भी बोलते हैं। और सिंपल आपको ऐसे भी लिख के दे देता है, H2PD दे दे, PT दे दे, या निकिल दे दे। समझ आ रही बात। तो ये केसेस बनते हैं। तो इन केसेस में आपका क्या होगा, यहां पे जो एल्कीन बनेगी उसका सिस हाइड्रोजनेशन होगा। कोई डाउट है क्या? कर लेंगे ऐसे, समझ में आई कि नहीं आई बात? ठीक, एक्चुअली वो तो पता ही आपको कैसे होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है। यहां पे प्रोसेस ये होगी, पहले एल्काइन जो है यहां पे एडजॉर्ब हो जाएगी। ठीक, ये ठीक, फिर यहां पे H2 गैस आएगी, तो H2 गैस भी क्या करेगी, H2 गैस भी एडजॉर्ब हो जाएगी। बता देता हूं कैसे होती है। देखो, यहां पे आपकी H2 गैस भी एडजॉर्ब हो जाएगी मेटल सरफेस पे। ये आपकी यहां पे ये तो एडजॉर्ब हो ही रखी थी, तो H2 गैस भी एडजॉर्ब हो जाती है ऐसे। ठीक, ये दिस इज एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन। फिर हम क्या करते हैं इसका डिजॉर्प्शन। तो डिजॉर्प्शन जब होता है, तो ये जब उड़ता है, ये बॉन्ड टूटते हैं, तो ये बॉन्ड टूटने के बाद यहां पे ये ऐसे सिस हाइड्रोजनेशन हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यही आपने पढ़ा है। कोई डाउट है क्या? पहले भी हम पढ़ चुके हैं, दिस इज कॉल्ड डिजॉर्प्शन। लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था। समझ आई कि नहीं आई? और यहां पे है ना, ये जो भी हम यहां पे ये यूज कर रहे हैं, ये आइसोक्यूनिलिन वगैरह, BSO4 वगैरह, दीज आर पॉइजनस सब्सटेंस। देखो ये क्या होता है, जैसे आपका यहां पे हमने मान लीजिए एक तो ये लेते हैं PbOAC, दिस इज कॉल्ड लेड एसीटेट, दिस इज लेड एसीटेट। ठीक, और एक हम S8 भी लेते हैं, रोम्बिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर। ठीक, और यहां पे हम आइसोक्यूनिलिन भी लेते हैं, दिस इज आइसोक्यूनिलिन। स्ट्रक्चर देखना, ये आपका आइसोक्यूनिलिन है यहां पे। ठीक, आइसोक्यूनिलिन, क्यूनिलिन। ठीक, समझ आ रहा है? अब ये देखो, ये सारे क्या है, पॉइजनस सब्सटेंस है, पॉइजनस सब्सटेंस है। और किस लिए यूज किए जाते हैं? यूज्ड टू डिक्रीज रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्या मतलब समझे यहां पे आप? देखो, अगर मान लीजिए आपने हाइड्रोजनेशन को यहां पे नहीं रोका, तो क्या होगा, कंटिन्यूअसली हाइड्रोजनेशन होता रहेगा। ये सिस एल्कीन बनी है, इसका फर्दर हाइड्रोजनेशन हो जाएगा और क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। तो इसलिए हम ये पॉइजनस सब्सटेंस यूज करते हैं ताकि रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन को कम किया जा सके। तो ये आपको समझ में आया? यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये आपका सिस हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं। ये आपको अच्छे से समझना है और ध्यान रखना है। ठीक, इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे ट्रांस हाइड्रोजनेशन, वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी से लिखो। नेक्स्ट लिखो बी टाइप ट्रांस हाइड्रोजनेशन। हेडिंग डाल लो, बी टाइप में ट्रांस हाइड्रोजनेशन, ट्रांस हाइड्रोजनेशन। और इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, बर्च रिडक्शन। क्या बोलते हैं भाई? बर्च रिडक्शन। तो पहली हेडिंग लिखो बर्च रिडक्शन। अब देखना ध्यान से, अब कॉपी पेन बेसिक साइड पे रख दो क्योंकि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। ये नॉन टर्मिनल एल्काइन लिया, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, या तो Na लिक्विड NH3 के साथ करवाएंगे, ठीक, या इसकी रिएक्शन हम लिथियम लिक्विड NH3 के साथ भी करवा देते हैं, या इसकी रिएक्शन हम NaNH2 के साथ भी लिख देते हैं। ठीक, इन तीनों में से कोई भी अगर दिया हो तो आपको क्या करना है, यहां पर आपको ट्रांस एल्कीन बनानी है। समझ आ रही मेरी बात? ठीक, तो ये ट्रांस एल्कीन आप बनाएंगे।
ठीक। और जो ये ट्रांस एल्कीन बनती है ना, इसका फर्दर हाइड्रोजनेशन नहीं होगा। अब आप पूछेंगे सर क्यों? वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि ट्रांस एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है, फर्दर हाइड्रोजनेशन नहीं करेगी। बात समझ में आ गई? मैं लिखवा दूंगा, अभी मत लिखो। देखो इधर देखो, मैकेनिज्म की अगर बात की जाए तो मैकेनिज्म में आपने यहां पे क्या देखा, सोडियम है। सोडियम क्या करेगा, मेटल है, अमोनिया में एक इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक। सॉल्वेंट में इलेक्ट्रॉन दिया तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये अपना काम स्टार्ट कर देगा। क्या करेगा ये अपना काम, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आकर के अल्काइन के पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा, और जैसे ही अल्काइन के पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा फ्री रेडिकल्स में। तो ये जैसे ही फ्री रेडिकल यहां पे ऐसे बनेंगे, देखो यहां पे ये फ्री रेडिकल्स बनेंगे। बोलो भाई, अब फ्री रेडिकल में से जाकर के एक के साथ पेयरिंग कर लेगा, ठीक, क्योंकि ये भी अकेले है, ये भी अकेला है, तो ये पेयरिंग करना चाहेंगे। और जैसे ये मान लीजिए अकेला है और ये इसके साथ जब पेयरिंग करेगा, अपोजिट साइड में मैंने लिख दिया। आप पूछेंगे सर अपोजिट साइड में क्यों? क्योंकि अगर सेम साइड लिखोगे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा ना, इसलिए, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या होगा, यहां पे NH3 आएगा। देखो NH3 के पास एसिडिक H है कि नहीं है? सर है, बिल्कुल है। और यहाँ पे अगर बात की जाए ये एनायन है कि नहीं है, तो ये बेस का काम करेगा कि नहीं करेगा? उसके पास लोन पेयर है, ये एनायन है, ये ज्यादा बेसिक होगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा बेसिक होगा कि नहीं होगा? तो ये क्या करेगा, यहाँ से H+ एक्सेप्ट कर देगा, तो ये क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन यहाँ पे हो गई, ठीक। और यहां पे ये बन जाएगा, बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर एक बार आपका सोडियम आएगा यहां पे, फिर से सोडियम एक बार अपनी एंट्री करेगा, ठीक। और जैसे ही एंट्री करेगा क्या होगा, सोडियम यहां पे, सोडियम को आपको पता ही क्या करना है, एक सोडियम को इलेक्ट्रॉन देना है, ठीक। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां जाएगा, तो क्या बनेगा, RC⋯CH R', और यहां पे ये माइनस। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? फिर फर्दर आपको पता है कौन आएगा, NH3 आएगा रोल में, तो क्या होगा, ये एक H देगा, तो ये आपका ट्रांस एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। बोलो भाई, बना कि नहीं बना? समझ आई कि नहीं आई बात? इसमें बर्थ रिडक्शन में क्या होता है, ट्रांस हाइड्रोजनेशन होता है। ये बात समझ में आई? तो यहां पे सबसे पहले आपको ये लिखना है, फर्दर हाइड्रोजनेशन does not take place. Hydrogenation does not take place because trans alkene is more stable. Trans alkene is more stable. समझ आया कि नहीं आया? इसमें अपने को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, आपने मेरे से एक क्वेश्चन नहीं पूछा, सर आपने बोला यहां पे नॉन टर्मिनल एल्काइन, लेकिन आपने टर्मिनल के बारे में क्यों नहीं बताया? देखो यहां पे लिखो, हाइड्रोजनेशन ऑफ टर्मिनल एल्काइन does not take place by Birch reduction. रीजन क्या है? अब बात करो रीजन की। बिकॉज लिखो, बिकॉज क्या रीजन है? बिकॉज अगर टर्मिनल एल्काइन हो गई, उसके पास एसिडिक H होगी और यहाँ पे लिक्विड अमोनिया है, तो ये बेस का काम कर जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। बिकॉज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, बिकॉज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। मेरी बात समझ में आई? ठीक। अब देखो मैं यहां पे लिख भी देता हूं, RC⋯CH अगर है, इसके पास एसिडिक H है, यहां पे आपने लिक्विड NH3 लिया है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे आपका RC⋯C- और NH4+ बन जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? या तो ये बोल सकते हो या ये भी बोल सकते हो, ऐसा भी हो जाएगा। चलो यही लिख दो, ये काफी है, ठीक, यही लिखो, यही अच्छा है। समझ आया कि नहीं आया? यहाँ पे प्लस लिखना, NH4+, ठीक। यहाँ पे एक काम ये भी बोल सकते हो, इसके पास एसिडिक H है, ठीक, वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, सोडियम मेटल अपना क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा, और ये इसका क्या बन जाएगा, RCN, ये क्या बन जाएगा, जैसे ये भी बन जाता है CNA+ और H2S, ये भी हो जाता है। समझ आ रही बात? इसलिए जो है ये टर्मिनल एल्काइन आपका बर्च रिडक्शन से हाइड्रोजनेशन रिएक्शन नहीं देती है,
ठीक, तो 2 पॉइंट हो गए यहाँ पे। एक तो टर्मिनल एल्काइन की रिएक्शन नहीं देगी, दूसरा पॉइंट ये हो गया ट्रांस जो एल्कीन बनी है वो फर्दर हाइड्रोजनेशन नहीं होगा बिकॉज ट्रांस एल्कीन इज ऑलरेडी मोर स्टेबल। ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखो, बोर्ड पे आपके सामने 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तीनों ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और तीनों ही एग्जाम पैटर्न क्वेश्चन है। आपको एक बार खुद से ट्राई करने चाहिए ताकि आपको समझ में आए कि जो कॉन्सेप्ट हमने अभी सीखा है उसको कैसे अप्लाई करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, यहां पे आपको ये दे दिया 2 ब्यूटाइन, इसकी रिएक्शन कराई लिंडलार कैटालिस्ट के साथ, तो यहां पे सिस हाइड्रोजनेशन होगा तो क्या बनेगा, ये आपकी बनेगी CH3 C डबल बॉन्ड CH3 और ये H, ये सिस एल्कीन बनेगी। ठीक, सिस 2 ब्यूटेन बनेगी। बर्थ रिडक्शन में क्या होगा, ट्रांस हाइड्रोजनेशन होगा और यहां पे आपका क्या बनेगा CH3, यहां पे H और ये आपका ट्रांस एल्कीन बनेगा। तो ये बना सिस और ये बना ट्रांस। तो सिस और ट्रांस एक दूसरे क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे कि नहीं होंगे। तो इस पैटर्न पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये बार बार आ गया, 2 बार कैन डिस्टिंग्विश लिख दिया, यहां से हटा देना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन। तो करो एक बार इसको ट्राई भाई। 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन का फॉर्मूला लिख लो, क्या होता है। अगर 1 ब्यूटाइन की बात की जाए तो ये क्या है, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज टर्मिनल एल्काइन एंड दिस इज 2 ब्यूटाइन CH3 C डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड C और CH3। अब देखो, जो आपकी 1 ब्यूटाइन है इसके पास ये एसिडिक H है और इस एसिडिक H की वजह से ये क्या करेगा, यहां पे ये एसिड, ये NaNH2 माइनस, तो NH2 माइनस के साथ एसिड बेस रिएक्शन देगा, लेकिन 2 ब्यूटाइन ऐसी रिएक्शन नहीं देगा। तो ये तो रिएक्शन दे रहा है एसिड बेस रिएक्शन, लेकिन 2 ब्यूटाइन नहीं दे रहा, तो हम क्या बोलेंगे, ये तो क्या करेगा, इसके साथ एसिड बेस रिएक्शन देगा और 2 ब्यूटाइन क्या करेगा, यहां पे NaNH2 के साथ रिएक्शन करोगे तो ये क्या बना लेगा, ये आपकी ट्रांस 2 ब्यूटेन बना लेगा। बात समझ में आएगी नहीं आई। तो इसने ट्रांस 2 ब्यूटेन बना दी और इसने कुछ भी नहीं बनाया, इसने एसिड बेस रिएक्शन दी है। ठीक, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, दोनों को इसने सेग्रीगेट किया या नहीं किया, डिस्टिंग्विश किया या नहीं किया। ठीक, तो ये आपके एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद सोडामाइड। सोडामाइड क्या होता है, NaNH2। NaNH2 क्या है, ये है NH2 माइनस, दिस इज बेस। तो बेस किसके साथ रिएक्शन करता है, एसिड के साथ। तो एसिड देख लो कौन सा होगा, यहां पे बेंजीन है, बेंजीन के पास एसिडिक H है क्या, नहीं है, तो ये तो रिएक्शन नहीं करेगा। ये आपका C2H4, ये भी रिएक्शन नहीं देगा। ठीक, और यहां पे क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके पास एसिडिक H है तो ये एसिड बेस रिएक्शन दे देगा। ठीक, और ये C2H6, इसके पास भी एसिडिक H नहीं है, तो इसका आंसर 3rd आ गया। ये भी आपका नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, पहले नीट में पूछा गया था जब नीट ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट हुआ करता था, AIPMT हुआ करता था। ठीक, इनको लिखो, तीनों ही अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में दोबारा रिपीट होने लायक क्वेश्चन है। समझ आ रही बात, इनको समझ के नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट लिखो, रिडक्शन विद NaETOH। रिडक्शन विद NaETOH, देखो इसमें क्या होता है, टर्मिनल as well as non-terminal alkynes can be hydrogenated। ठीक, हाइड्रोजनेटेड, इसमें भी कुछ नहीं है, सिंपल सा है। आप क्या करोगे, ये C ट्रिपल बॉन्ड C दे दिया, ठीक, और इसकी रिएक्शन अगर NaETOH के साथ करवाई जाए तो आप यहां बता देना कि ट्रांस रिडक्शन हो जाएगा। ठीक, ट्रांस हाइड्रोजनेशन हो जाएगा और एल्काइन से आपकी एल्कीन बन जाएगी। सिंपल सा है, ये नोट करना है बस। ठीक, तो आज का लेक्चर इतना ही था। एल्कीन के नेक्स्ट प्रिपरेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज आपको इतना ही पढ़ना था। अब मेरी बात सुनो, जो आज आपने पढ़ा है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, हमने आते ही सबसे पहले पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। उसमें हमने 3 मेथड पढ़े थे, रिडक्शन बाय HI रेड फास्फोरस, कि सीधा एसिड को क्या बना दो, एल्केन बना दो, COOH ग्रुप को CH3 में कन्वर्ट कर दो। सेकंड हमने पढ़ा डीकार्बोक्सिलेशन। तो डीकार्बोक्सिलेशन में हमने ये पढ़ा था कि अगर एसिड की रिएक्शन
कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अगर सोडा लाइम के साथ कराई जाए तो उसमें से CO2 रिमूव कर देंगे, वहां पे एक कार्बन कम करके सिंपल एल्केन हम बना देंगे। और इसमें हमने ये देखा था रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बा एनायन, क्योंकि मैकेनिज्म में जो हमने देखा था वहां पे कार्बा एनायन बनता है। और फिर हमने एक पॉइंट ये भी लिखा था कि जो बीटा कीटो एसिड होता है उसका रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन अदर एसिड से ज्यादा होता है। अगर बात की जाए तो वो सिंपल हीटिंग पे भी आपका एल्केन्स बना देता है, उसका डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। तो थर्ड मेथड हमने पढ़ा था बाय कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में हम क्या करते हैं, जो हमारे फैटी एसिड्स है अगर इनके सोडियम या पोटेशियम के सोल्ट ले लिए जाएं और उनका इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया जाए तो इस रिएक्शन में आपको हायर एल्केन्स मिलती है। और हायर एल्केन मिलेगी आपको एनोड पे इसके साथ CO2 भी मिलती है और H2 गैस हमें मिलेगी कैथोड पे। ये हमने पढ़ा था। तो इस रिएक्शन में एनालिसिस करते हुए हमने यही लिखा था कि H2 मिलती है कैथोड पे, CO2 गैस मिलती है एनोड पे, जो एल्केन बनी वो भी एनोड पे रिलीज होगी। और इसके साथ साथ हमने ये देखा था कि इस रिएक्शन में हम मेथेन गैस नहीं बना सकते। समझ आ रही बात? क्योंकि अगर आप सोचें कि आप फॉर्मिक एसिड का सोल्ट लेकर के उसका इलेक्ट्रोलिसिस करके मेथेन गैस बना लेंगे तो वहां पे क्या बन जाएगा, H2 गैस बन जाएगी कैथोड पे भी और एनोड पे भी। ये हमने पढ़ा था। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में आप जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो वहां पे सॉल्यूशन में NaOH बनता है, यानी बेसिक मीडियम हो जाता है और बेसिक मीडियम बनने से सॉल्यूशन की pH बढ़ती है। समझ आ रहा है? तो ये हमने पढ़ा था। फिर इसके बाद हमने लैब मेथड पढ़े थे, एक तो BE2C का हाइड्रोलिसिस पढ़ा था और एक हमने Al4C3 का पढ़ा था। तो दोनों का हाइड्रोलिसिस करने पे क्या देते हैं, मेथेन गैस देते हैं। फिर उसके बाद हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी। फिजिकल प्रॉपर्टी में जो इंपॉर्टेंट थी वो थी आपके बॉइलिंग पॉइंट और थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट था मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में हमने बोला था कि एज मोलिकुलर वेट इंक्रीज van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज, हेंस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। तो अगर बात करें ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन में सबसे ज्यादा किसका होगा, हेक्सेन का, उससे कम पेंटेन का, पेंटेन से कम ब्यूटेन का। फिर इसके बाद हमने ये बोला था अगर ब्रांचिंग हो जाए, अगर एल्केन में मोलिकुलर वेट सेम हो और ब्रांचिंग हो जाए तो ब्रांचिंग से क्या है, उसका सरफेस एरिया कम हो जाता है। सरफेस एरिया कम होने की वजह से क्या होगा, उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। जैसे अगर बात करें पेंटेन में, आइसोपेंटेन में और नियोपेंटेन में, सबसे कम नियोपेंटेन का होगा क्योंकि ज्यादा ब्रांचिंग है, उससे ज्यादा आइसोपेंटेन का होगा और सबसे ज्यादा किसका होगा, पेंटेन का होगा, क्योंकि सिंपल आपने नॉर्मल चेन ले रखी है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में हमने ये देखा था कि इवन नंबर कार्बन कंटेनिंग एल्केन्स का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है क्योंकि उनमें दोनों एंड अपोजिट साइड होते हैं, रिपल्सन कम होता है। ओड नंबर कार्बन कंटेनिंग एल्केन का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है क्योंकि उसमें दोनों एंड सेम साइड होते हैं, दोनों में आपस में रिपल्सन हो जाता है, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। ठीक हो गया इसका रिवीजन। फिर इसके बाद हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी जिसमें हमने थियोरेटिकल रिएक्शन पढ़ी थी, आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन वगैरह, जैसे कंबसन रिएक्शन है। ठीक, वो रिएक्शन एक बार आप देख लेना, आइसोमेराइजेशन किया था एनहाइड्रस AlCl3 और HCl की प्रेजेंस में, वो एक बार जस्ट पढ़ लेना आपको कि एल्केन है, ब्यूटेन देर का आइसोब्यूटेन बन जाएगा। ठीक, पेंटेन देर का आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन बन जाएगा। ठीक, और एक हमने एरोमेटाइजेशन किया था जिसमें हमने क्या किया था, एन हेक्सेन और एन हेप्टेन को सीधा किसके, क्रोमियम, मोलिब्डेनम या आपके वेनेडियम के ऑक्साइड के साथ हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे रिएक्शन करवाई थी, जिसे सीधा क्या बन गया था, बेंजीन और टोलिन बन गया था। ठीक, ये रिएक्शन हमने देखी थी। पायरोलिसिस और क्रैकिंग वगैरह देखा था, उसमें क्या है, हायर एल्केन्स क्या लोअर एल्केन्स में टूट जाती है। फिर पेट्रोलियम नोकिंग वगैरह देखा था, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, नोकिंग को कम करने के लिए हम पेट्रोल में टेट्रा इथाइल लेड मिलाते हैं। टेट्रा इथाइल लेड क्या करता है, एंटी नोकिंग एजेंट है, वो नोकिंग कम कर देता है। ठीक, अब ये हमने पढ़ा था LPG और ये नेचुरल गैस वगैरह, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद हमने एल्केन्स पढ़ा था। एल्केन्स में हमने जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, एक ही मेथड पढ़ा है, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। इसमें सिस हाइड्रोजनेशन पढ़ा था और ट्रांस हाइड्रोजनेशन पढ़ा। सिस में हमने पढ़ा था कि हम क्या लेते हैं, H2 की रिएक्शन कराते हैं मेटल की प्रेजेंस में, लाइक PT है या PD है। ठीक, और वहां पे NCERT में आपका लिखा हुआ पैलेडाइज्ड चारकोल। ठीक, यानी चारकोल में क्या डाल दिया गया, पैलेडियम डाल के दिया गया, वो कैटालिस्ट का काम करता है। समझ आ रही बात? एक बार देख लेना, NCERT में लिखा हुआ है पैलेडाइज्ड चारकोल। वहां पे देखो, मैं बता देता हूं आपको, पैलेडाइज्ड चारकोल कहां लिखा मिलेगा आपको, ये हमने सिस हाइड्रोजनेशन ट्रांस पढ़ा, यहाँ पे आपका ना NCERT में ये लिखा हुआ है H2PDC, दिस इज पैलेडाइज्ड
पैलेडाइज्ड चारकोल। ये किसका काम करेगा? ये आपका कैटालिस्ट का काम करेगा। ठीक, तो ये कैटालिस्ट हम यूज करते हैं, लिंडलार कैटालिस्ट है। अच्छा, इसको रोजनमंड कैटालिस्ट बोलते हैं, ये और लिख लो। ये जो आपका है ना, दिस इज रोजनमंड कैटालिस्ट। रोजनमंड कैटालिस्ट जो सेकंड वाला आपने लिखा है, किसकी प्रेजेंस में? H2PD BSO4 की प्रेजेंस में। ठीक, फिर ये P2 कैटालिस्ट था, फिर नॉर्मल हाइड्रोजनेशन दिखा रखा है। और यहाँ पे हम ये पॉइजनस सब्सटेंस की प्रेजेंस में इसलिए करवाते हैं ताकि ये रेट ऑफ रिएक्शन कम कर दे और फर्दर इसका हाइड्रोजनेशन ना हो। ये मैंने आपको सिखाया था और ये आपको एडजॉर्प्शन फिर डिसॉर्प्शन प्रोसेस समझाई थी कि आपका यहाँ पे सिन हाइड्रोजनेशन होता है, सिस हाइड्रोजनेशन होता है। फिर आपने बर्च रिडक्शन किया था, बर्च रिडक्शन में नॉन टर्मिनल एल्काइन की रिएक्शन कराई जाती है सोडियम लिक्विड NH3 के साथ। यहाँ पे ट्रांस एल्कीन आपकी बनती है। ट्रांस एल्कीन का फर्दर हाइड्रोजनेशन नहीं होता है क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल एल्कीन होती है। फिर ये मैकेनिज्म मैंने आपको सिखाया था। और फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे टर्मिनल एल्काइन का हाइड्रोजनेशन इस मेथड से नहीं करते हैं क्योंकि ये यहाँ पे एसिड हो जाएगा जो टर्मिनल एल्काइन है और ये बेस के साथ रिएक्शन कर जाएगा, तो एसिड बेस रिएक्शन आपकी हो जाएगी। समझ आ रही बात? फिर हमने इक्वेशंस किए थे, इतना ही आपको पढ़ना था। फिर एक मेथड और किया था, तो इतना आपको पढ़ना था। इतना ही आज के लिए काफी है, लेक्चर लंबा हो गया। आप एक काम करना, जो आपका एल्केन्स में NCERT से बचा हुआ है वो पढ़ लेना। फिर नेक्स्ट लेक्चर के बाद आपको एल्केन्स की NCERT पढ़नी है। थैंक यू।